हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेज में। आज फिर से हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के कई जो वंश हुए हैं उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज जो वंश है उसका नाम है सैयद वंश और साथ ही हम लोग लोधी वंश भी पढ़ लेंगे। क्या कि ये जो दोनों वंश है उतना भी परीक्षा के माध्यम जो परीक्षा में आना चाहिए क्वेश्चन, ये दोनों वंश से उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं आता है और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और बहुत ही छोटा वंश है, बहुत कम शासक हुआ है। एक आध दो क्वेश्चन कभी भुलाल भटकल पूछ लेगा इससे, क्या कि प्रीवियस ईयर में हम देखे बहुत कम इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब पूछता भी है तो बाबर जब आक्रमण करता है और उस टाइम कौन रहता है, इब्राहिम लोधी रहता है, उसके शासनकाल से कुछ पूछता है क्वेश्चन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, दोनों वंश समाप्त कर लेंगे। पहला है कौन सा वंश, सैयद वंश है, और दूसरा है लोधी वंश। आपको पहले बताए थे पिछला वंश कौन सा था, तुगलक वंश का। तुगलक वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था, नसीरुद्दीन था। उसी का हत्या करके कौन आ जाता है, खिज्र खां आ जाता है। और खिज्र खां जो है यह था दिल्ली सल्तनत के प्रथम सिया था, जिसने यहाँ पे अपना वंश स्थापित किया था। यानी कि यह प्रथम सिया। आपको इस्लाम धर्म के बारे में पहले पढ़ाए थे, आपको पहले बताए थे कि पूरा जो इस्लाम धर्म है उर्दू के समुदाय में मुख्यतः बट गया था, सिया और सुन्नी। और यह प्रथम है सिया वंश। तो ये इसके मतलब है कि हमने पहले जितना भी वंश पढ़े सब सुन्नी था, है ना। यानी कि तीनों जो वंश पढ़े वो कौन सा था, सुन्नी था। आज कौन सा है, हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, बातचीत मत कीजिए, ध्यान से यहाँ सुनिएगा। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सिया वंश है। कौन सा वंश, सैयद वंश। और इसकी स्थापना किसने की थी, खिज्र खां। और इसका जो वंश है वो 1414 से 1451 तक चलेगा। कब से कब तक, 1414 से 1451 तक चलेगा। पहला वंश कौन सा था, पहला वंश कब से कब तक चला था, 1290 तक। दूसरा कौन था, दिल्ली वंश कब से कब तक, 90 से 1320। तीसरा कौन था, 1320 से 1414। और 1414 से ही कब तक, 1351 तक, 1451 तक। और 1451 से लेके 1526 तक कौन सा वंश चलेगा, तो आज है सैयद वंश जो 1414 से लेके कब तक चलेगा। इसी में जितने भी शासक हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला शासक है खिज्र। आज खिज्र खां के बारे में हम लोग को पढ़ लेना है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण कभी नहीं किया था। यह दूसरा शासक हुआ। पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का था, उसने किया था सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। वह सिर्फ सिपह सलार का उपाधि धारण किया था, और जो उपाधि धारण किया था आपको सब बताए थे। और इसने भी जो सुल्तान का उपाधि होता है वो धारण नहीं किया था। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। कौन सा उपाधि, रैयत आला। रैयत के मतलब होता है किसान। ये ना खिज्र खां मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसको डाउन टू अर्थ कहते हैं, मतलब कि सिंपल जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, यानी कि किसानों से लगाव रखता था ये। और यह समझता था कि हम भी एक तरह से किसान ही हैं, और किसान के समझ लो कि हम राजा हैं, तो फिर किसान के बड़े भाई हुए। तो यही कहता था कि हम रैयत आला हैं, सुल्तान नहीं है। रैयत का मतलब होता है किसान होता है, तो किसान के हम समझो कि बड़े भाई हैं, हम कोई सुल्तान नहीं है। इसलिए कौन सा उपाधि धारण किया था, रैयत आला का। कौन, इसने अपने इसका कोई और इम्पोर्टेंट काम नहीं है उतना। फिर इसका पुत्र आता है मुबारक शाह। कौन आता है, मुबारक शाह। अब इसी ने इसका जो उत्तराधिकारी अगला बनता है वह बनता है कौन, मुबारक शाह। ये जो खिज्र खां है इसका मृत्यु हो जाता है 1421 ईस्वी में। और अगला शासक कौन बनेगा, मुबारक शाह बनेगा, जो 1434 तक रहेगा। 1421 से लेकर 1434 तक कौन रहेगा, मुबारक शाह। इसने अपना वजीर बहलूल को बनाया था। वजीर आपको बताए थे, वजीर क्या होता था, प्रधानमंत्री। अब यही बहलूल को कौन बनाता है, वजीर, मुबारक शाह। अब यही बहलूल आगे चल के कौन सा वंश स्थापित करेगा, लोधी वंश का स्थापना करेगा। तो यह वजीर किसको बनाता है, बहलूल को। और इसे एक उपाधि भी देता है, खाने खाना, खानों के खान।
मतलब कि बहुत महान आदमी, यानी कि जितने भी खान है उसमें भी बहुत अच्छा खान है। खाना की उपाधि किसको मिला? हाँ, बहलोल को मिला था। किसके द्वारा? मुबारक शाह। इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। मुबारकाबाद नगर है, इसका स्थापना कौन किया? नब्बे पे रख देता था अपना नगर का नाम। इसके समकालीन याहिया सर हिंदी रहा करते थे, एक कवि है, और यही तारीख मुबारक शाही लिखे थे। यह इतिहास का बुक है जो मुबारक जो है, यह मुबारक शाह, उसके बारे में इतिहास लिखा गया है। कौन से बुक में? तारीख मुबारक शाह। किनके द्वारा? याहिया सर हिंदी के द्वारा। यह 1434 ईस्वी में मर गया और अगला शासक कौन बना? मोहम्मद शाह। इतना ही काम यह सब है। अभी तक 2 राजा पढ़ लिए, ज्यादा 5 मिनट हुआ होगा। 5 मिनट में अपनी 2 साल से पढ़ लिया है कि ये सब उतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया है। जितना काम किया है इनके दरबार में जो महत्वपूर्ण रहे वो आपको बताए। अगला कौन सा शासक रहेगा? कब तक रहेगा? 1445। यह बहलोल को अपना पुत्र घोषित कर दिया था। अपना पुत्र एक साथ लिखा गया। क्या घोषित किया था? अपना पुत्र। यह हमारा पुत्र है। वो तो वजीरे घोषित किया था, वजीरे बनाया था मुबारक शाह, लेकिन ये क्या किया? अपना पुत्र ही घोषित कर दिया। और ये पुत्र घोषित कर दिया तो आगे चल के अपना दावा भी दिखाता है और हड़पता भी है दिल्ली सल्तनत को। मोहम्मद शाह 1445 ईस्वी में मर गया और अलाउद्दीन आलम शाह अगला शासक बना। अगला शासक कौन बना? अलाउद्दीन आलम शाह। अगर आप किताब पढ़ेंगे इधर लुसेंट या फिर कोई क्राउन ये सब पढ़िएगा ना तो समय तो इसका नाम भी नहीं मिलेगा, नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन आप फिर पूछते हैं हमसे कि इसके बाद कौन आया, गैप हो गया, फिर इसलिए आपको यहाँ लिख दी। इसने अपना पुत्र किसको घोषित किया था? बहलोल को। और बहलोल को वजीर किसने बनाया था? मुबारक शाह। मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? कौन से नदी के किनारे है? इसके बाद कौन शासक बनेगा? अलाउद्दीन आलम शाह। और ये कब तक रहेगा? और 1451 तक ना है सैयद वंश। तो यही ना अंतिम राजा। तो कितने राजा? 4 राजा, और चारों यही है। अब ये जो अगला बना ये बहुत कायर था, अयोग्य था, डरपोक था। अब इसको फायदा उठाया बहलोल। अब उसको डराया धमकाया, मारा नहीं, डराया धमकाया, तो इसी डरे के मारे 1451 में अपना गद्दी छोड़ दिया कि लो बहलोल अपना ले लो गद्दी, हम छोड़ दे रहे हैं। कौन छोड़ दिया? अलाउद्दीन आलम शाह। और इसके बाद इसको अपदस्थ करके यानी कि पद से हटा के बहलोल लोधी 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना करता है। कौन सा वंश? लोधी वंश। तो सैयद वंश इतने में ही समाप्त हो जाता है। अब इतना में कौन महत्वपूर्ण काम किया? कोई नहीं किया। इसलिए इससे कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है। कभी कभी भुलाल मटकलेकार को पूछ देगा, कभी कभी क्रम सजाने के लिए दे देता है कि इसके बाद कौन सा लोधी वंश में आया, इसके बाद कौन आया, ऐसे करके पूछ देता है। इसलिए आपको हमको पढ़ाना था, हम पढ़ा दिए। अब महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये आप याद कर लीजिएगा सर। अब 1451 से कौन सा वंश है? लोधी वंश है। हम लोग सैयद वंश में पढ़े। सबसे राजा पहला कौन था? खिज्र खान। दूसरा कौन बना? अच्छा, उसके बाद कौन बना? तुरंत भुला जाते हैं। खिज्र खान के साथ बात कौन बना? उसके बाद कौन बना? खाली आलम शाह बोलिएगा ना, उतना हो जाएगा। उसके बाद कौन सा वंश कब तक रहेगा? 1526 के बाद कौन सा वंश? तो बाबर आएगा। फिर मुगल काल यहाँ पे स्टार्ट होगा, मुगल वंश। और फिर पूरा 1857 तक पढ़ेंगे मुगल वंश। लेकिन मुगल वंश के पहले ही कुछ और भी महत्वपूर्ण काम हुआ है, उसके पढ़ेंगे। यह भारत का प्रथम अफगानी वंश है, लोधी वंश। यह भारत का प्रथम अफगानी वंश। यह भी मुस्लिम है लेकिन यह अफगानिस्तान का था, अफगानी था, इसलिए यह कौन सा वंश है? अफगानी। वो सब तुर्क था। वो सब कौन सा वंश था? चारों वंश कौन सा? तुर्क। लेकिन सिया वंश कौन सा? सैयद। अफगानी वंश कौन था? लोधी। इसकी स्थापना किसने की? बहलोल लोधी। कब से कब तक? 1451 से 1489 तक। इसने सुल्तान बनने पर उसने अपना नाम बदल लिया और सुल्तान बहलोल शाह कर लिया। बहलोल शाह गाजी। क्या कर लिया? बहलोल शाह गाजी कर लिया। और इसने बहलोली सिक्के चलाए थे। कौन सा सिक्का? बहलोली सिक्का। और ये सिक्का अकबर के काल तक आके चलेगा। पूरा मुगल काल के अंतिम मतलब कि बीच के काल तक चलेगा, अकबर के शासन काल तक चलेगा। ये बहलोली सिक्का जैसे कि
पहले जीतल ये सब होता था ना, जीतल होता था, टक्का होता था। उसके साथ साथ जब बहलोल आया तो बहलोली सिक्का भी चलाया। क्या चलाया? बहलोली सिक्का। ये बहलोली सिक्का कब तक चलेगा? तो अकबर के शासनकाल तक चलेगा और उसके शासनकाल में फिर समाप्त होगा। इसने कौन सा सिक्का चलाया? बहलोली सिक्का। इसने जौनपुर के अंतिम स्वतंत्र शासक, आपको जौनपुर पिछले बार बताए थे यह सिराज हिंद कहलाता था, हिंद का सिराज कहलाता था। यहाँ पे मुस्लिम जो शिक्षा होता था बहुत बढ़िया दिया जाता था भारत में। यही का स्वतंत्र शासक था इब्राहिम शाह। कौन था? और यह अंतिम शासक हुआ यहाँ का स्वतंत्र। काहे अंतिम हुआ? काहे कि इसको मार के बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था जौनपुर को। जौनपुर को किसने मिलाया? बहलोल लोदी ने। किससे हड़प के अपनाया? इब्राहिम शाह से हराकर जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। अब इसकी मृत्यु 1489 में हो जाता है। कहाँ होता है? ग्वालियर। कहाँ है? एमपी में। इसके बाद इसका पुत्र सिकंदर लोदी अगला शासक बनता है और ऐसा यही सबसे महान शासक हुआ लोदी वंश का। लोदी वंश का सबसे महान शासक सिकंदर लोदी। इसके बाद तो इब्राहिम लोदी एकदम पगला था वो। अगर दूसरा पगला कहा जाए तो वही हमारा लगता है। अब कौन सा पढ़ना है? सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक रहेगा। कब तक रहेगा? अब इसके बाद 1517 से 1526 में कौन रहेगा? इसका बेटवा रहेगा। कौन? इब्राहिम लोदी रहेगा। तो सिकंदर लोदी यही है, तीनों को शासक है ये। इसमें लोदी वंश में कितने शासक? पहला कौन था? दूसरा कौन था? तीसरा कौन आएगा? इसके बाद कौन आएगा? उसके बाद बाबर आएगा। बाबर ठाबर पढ़ेंगे फिर हम। तो अगला है सिकंदर लोदी। ये 1517 तक रहेगा, 1489 से लेके। यह सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से अपना गद्दी पे बैठता है। दोनों बदला, बाबूजी भी बदला, ये भी बदला। यह के कौन से नाम पे बैठा है गद्दी पे? सिकंदर शाह। वो कौन से नाम पे? बहलोल शाह गाजी। यह अपना पूरा नाम रखा था सुल्तान सिकंदर शाह। अब सुल्तान है तो सुल्तान ही कहलाएगा। सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गाड़ी पर बैठा था। हो जाता है ड उड़ा एक ही जगह है तो टाइपिंग में हो जाता है नीचे। तो गद्दी लिख लीजिएगा यहाँ पे, गाड़ी में। इसी के समय में पुर्तगाली व्यापारी 1498 में आया था। ये तो लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे याद दिला दें कि यहाँ पर देखिए तो 1489 है। उलट देखने को बनाया 1498। इसी समय कौन आया था? कहाँ आया था? कालीकट में आया था। अब उसका नाम क्या है? कोझिकोड है। कोझिकोड में आया था। इसका स्वागत किसने किया था? इसने 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे सिकंदराबाद बसाया था। कौन सा शहर? सिकंदराबाद। और 2 साल बाद यानी 1504 के 2 साल बाद 1506 में सिकंदराबाद को ही अपना राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1506। सिकंदराबाद शहर की स्थापना सिकंदर लोदी। इसी का अब नाम है आगरा। इसी का नाम अब कौन सी है? आगरा है। इसका स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी। इसको राजधानी कब बनाया? 1506 में बनाया था। लेकिन इस शहर कब बनाया था? 1504 में। 2 साल बाद अपना राजधानी परिवर्तन किया था। तो यहाँ तक देखिएगा, ये यहाँ का अंतिम यहाँ का राजधानी है। इसके बाद राजधानी परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत जब पढ़ा रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उस समय राजधानी कहाँ था? लाहौर में। फिर इल्तुतमिश आया तो कहाँ कर दिया? दिल्ली। उसके बाद आपको बताए थे दौलताबाद यानी देवगिरी, तीसरा राजधानी। फिर चौथा राजधानी कहाँ? सिकंदराबाद या आगरा। दोनों मिल सकता है, दौलताबाद मिले या देवगिरी मिले, दोनों एक ही नाम है। अब नाम हो गया है सिकंदराबाद मिले या फिर आगरा मिले। तो टोटल दिल्ली सल्तनत का कितना राजधानी? 4 राजधानी। 4 राजधानी में पूरा सल्तनत समाप्त हो जाता है। तो ये इसने अपना अंतिम राजधानी कहाँ बनाया था? सिकंदराबाद। यह एक कवि भी था। क्या था? कवि था। अब कवि के वो गुण होता है, अपन नाम छिपाता है, सब नाम छिपाता है। असली नाम रहेगा कुछ और कविता लिख के नीचे नाम लिखेगा कुछ और। ये नेचर होता है, आपका है छुपाता है, वो सब जाने। तो ऐसे ही भी करता था। यह अपना उसको कहते हैं पेन नेम, माने कलम का नाम क्या है आपका? कलम को इसे तो नाम तो होता नहीं है, ऐसे अग्नि लिख होता है। तो हाँ, माने कि किस नाम से ही लिखा करता था कविता, यानी इसके लिखने का कविता का नाम अलग था। जब कविता लिखेगा ना तो नीचे कोई लेखक होते थे,
लेखक होता है ना कौन लिखे हैं, तो ये अपना नाम दूसरा लिखता था, सिकंदर लोदी नहीं लिखता था। क्या लिखता था? तो गुलरुखी लिखता था। क्या लिखता था? हाँ, गुलरुखी के नाम से क्या लिखा करता था? फारसी में कविता लिखा करता था। या कवि भी था। कवि क्या लिखेगा? कविता किस नाम से लिखता था? गुलरुखी के नाम से लिखता था। कौन? इसने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाता है। अब कौन सा आयुर्वेद ग्रंथ है इसका तो नहीं मिलता है बुक में, हम खोजने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। किस नाम से करवाया? फरहंगे सिकंदरी के नाम से करवाया था। कौन करवाया था? नामे से पता चलेगा। और इसी ने मुसलमान को जो स्त्रियां होती थी, मुसलमानी स्त्रियां, उनको संतों के मजार पे जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। इसको जो काम अच्छा नहीं न लगता था उसको एकदम ही रोकवा देता था। जैसे इसको हिंदू से एकदम नफरत था, हिंदू देवता से नफरत था, तो हिंदू देवता के ही नष्ट करवा देता था। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर आपको बताए थे ना, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में है, नगरकोट में। इसी को मूर्ति को तोड़कर बटखारा बनाया और मांस तोड़ने के लिए सबके दे दिया कि जाओ कसाई जाके कोची तोड़ो, मांस तोड़ो। नहीं है, इसको पसंद पड़ा, जाके तोड़वा दिया। इसको स्त्रियों को मजार पर जाने का पसंद नहीं था, तो मुसलमान को भी रोकवा दिया कि नहीं, मजार पर स्त्रियां नहीं जाएंगी, हमको अच्छा नहीं लगता है, नहीं जाएगी आज से। इसको जो अच्छा नहीं, धर्म से इसको कोई मतलब नहीं था। जो प्रथा इसको नहीं अच्छा लगा उसको बंद करवा देगा, चाहे मुस्लिम के रहे या हिंदू के रहे, दोनों प्रथा बंद करवाएगा। इसने अपने व्यक्तित्व की सुंदरता बनाए रखने के लिए, माने कि सुंदर हम दिखे, इसलिए दाढ़ी उड़ी नहीं रखता था, हमेशा छिलवा के चिकना बना रहता था। कौन? ऐसे इसको माना था कि हम छिलवाएंगे ना तो बहुत ज्यादा हम सुंदर दिखेंगे। अभी वीक में नहीं, वो दूसरा था सिकंदर लोग देखे तो ये दाढ़ी रख ले है, दाढ़ी रख ले है, तो सुंदर भी गधा लग रहा है, लग रहा है। मोच तो एकदम टाव दे वाला है। ठीक है, बढ़िया है, राजा को होना भी चाहिए। देव पूजा पर पूजा भी होता है आदमी को। तो ये अपना सुंदरता बनाए रखने के लिए दाढ़ी रखता था, लेकिन जितना रगन पीछे सबको देखना, एक हाथ के सबके लटकल रहेगा नीचे से। तो ये अपना सुंदरता बनाने के लिए ऐसे करता था। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान हुआ। खम्स जानते हैं? खम्स, मान लीजिए कहीं हम आक्रमण किए तो कुछ भूमि का टुकड़ा होगा, धन संपत्ति होगा, वही कहलाता है खम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? खम्स। तो खम्स में यह लूट से जो मिलता था धन संपत्ति, उसमें यह अपना अधिकार नहीं मानता था, सब सैनिक में और जनता में लुटा देता था। कौन? सिकंदर शाह है कहियो या सिकंदर लोदी को, कहे कि अपना सुल्तान बनने के बाद सिकंदर शाह कर लिया था। तो यह लूट से जो रकम मिलता था, यानी जिसे खम्स कहते हैं, उसमें यह अपना भागीदारी समझता था नहीं, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था वो आधा मांगता था, वो बढ़ा दिया था, कहता था कि एकदम से आधा हमर, आधा में तोहनी जियो मरो, ये करना है करो। अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रूर था, इसने कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जितना भी इससे पहले सुल्तान हुए सब हिस्सा लेता था। इसके बाद इसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन लिखा गया है। बड़ी मिस्टेक टाइपिंग होता है जी, हड़बड़ में करते रहते हैं, हो जाता है। मुफ्त कर लीजिएगा, हाँ मुफ्त माने फ्री के खैरात में इसी भोजन बांटता था। ये माने कि अच्छा काम करता था जनता के लिए। निष्पक्ष न्याय के लिए मियाँ भुआ को नियुक्त किया था, एक पद होता था। हाँ माने कि निष्पक्ष हो न्याय। सुनो जी, न्याय कोई राजा आया बिना सुने समझे कैसे न्याय दे दिया कि नहीं यही चोर है तो यही चोर, भले न चोर ले रहे। अभी सोचा कि नहीं, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, किसी के पक्ष में न्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए यह एक पद बनाया और उसको कहते हैं मियाँ भुआ का पद। कौन सा पद? मियाँ भुआ। और वह क्या करता था? तो न्याय देता था, लेकिन किसी पक्ष के नहीं, निष्पक्ष होकर न्याय देता था। कौन न्याय देता था निष्पक्ष रूप से? मियाँ भुआ। और इसने एक गजे सिकंदरी बनवाया था। क्या बनवाया था? जैसे आप अभी फीट मीटर ये सब जानते हैं ना, उससे पहले नहीं होता था। पहले ये बनवाया था गजे सिकंदरी, और ये होता था 30 इंच के। कितना इंच का? 30 इंच का होता था। इसी माप का क्या नाम था? गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी का आविष्कार किसने करवाया था? तो नाम है यहाँ। ये जितना भी काम किया उसमें अपना नाम जोड़ दिया है। तो इसका जो सवाल पूछेगा उसमें आप कभी नहीं भुलाइएगा। हाँ, क्या पूछ रहे थे? काफी। तो इसने कौन सा पैमाना बनवाया था? कितना इंच का होता था? 30 इंच का। और यह 1517 ईस्वी में मर गया।
कब मर गया? 1517 ईस्वी में मर गया। अब इसका पुत्र जो है, पुत्र का नालायक पुत्र यहाँ लिखना चाहिए था। नालायक पुत्र इब्राहिम लोदी अगला क्या बनता है? सुल्तान बनता है। इसको नौकर बनेगा तो लूरे ढंग नहीं था। अब कैसे? अरे नेचुरल मौत हो गया, मरा नहीं था। आज तक जितना हमने पढ़े हैं ना, जितना सुल्तान 20-30 को लगभग पढ़ लिए हमने, आज तक कोई भी युद्ध करते नहीं मरा है। कोई के भतीजा मार दिया तो कोई के दमाद मार दिया तो कोई के भाई मार दिया, ऐसे सुने होंगे। रजिया सुल्तान के सब घेर के दल चालीसा और गुंडवन मार दिया है ना जी। दल चालीसा मारा था उसको, उसका भैया मरवाया था। आज तक जितना पढ़े हैं, हाँ कोई घोड़ा गिर के मर गया, आज तक कोई युद्ध में नहीं मरा। लेकिन पहला सुल्तान हुआ ये इब्राहिम लोदी, जो युद्ध करते हुए मरा था, बाबर से युद्ध करते हुए मरा था। युद्ध के मैदान में मरने वाला पहला सुल्तान है। कौन है? इब्राहिम लोदी। इसका फोटो या नहीं लगाया, हमारा सुहा नहीं रहा था। हाँ हमारा गोसा आ रहा था, पता नहीं क्या है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, तुमको टाइपिंग करना है तुम डाल देना, ठीक है ना। तुम्हें को करना है PDF तैयार, डाल दो। ये कब से कब तक रहेगा? 1517 ईस्वी से 1526 तक। काहे कि 1526 में कौन आ जाएगा? बाबर आ जाएगा। अब 1517 ईस्वी में इसी के टाइम में जैसी गद्दी पे बैठता है तैसी ये वो युद्ध लड़ लेता है। कहाँ लड़ लेता है? तो मेवाड़ के उस समय राजा थे राणा सांगा। कौन थे राजा? राणा सांगा। अभी कहाँ के था? दिल्ली के था। अब वो मेवाड़ अभी राजस्थान में है, राजस्थान के वो राजा थे। अब उनसे लड़ लेता है खतौली का युद्ध। राजस्थान में एक गांव है, इधर से ये जा रहा था दिल्ली सल्तनत वाला कौन है? इब्राहिम लोदी आक्रमण करने। तो उधर से राणा सांगा भी आते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं। वो खतौली गांव है, वहीं पे युद्ध होता है, इसलिए नाम पड़ जाता है कौन सा युद्ध? खतौली या खगौली, कभी नाम पड़ता है। तो खतौली का युद्ध कब होता है? 1517 ईस्वी में। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा कहाँ के थे? चित्तौड़ कहाँ से आया? मेवाड़ के थे। अभी राजपूत थे। क्या थे? राजपूत थे, बड़ी बहादुर थे। महाराणा सांगा एवं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के आमने सामने हुए इस युद्ध में। कौन सी युद्ध में? इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसमें जो इब्राहिम लोदी है ये बेचारा हार गया। कौन हार गया? इब्राहिम लोदी। ये राणा सांगा राजपूत थे, और राजपूत भी पहले कोई किसी से कम नहीं थे। ये सब हमेशा लड़ाई में एकदम माने कि जीतवे करते थे। ये सब बड़ी, ये सब एकदम मारेंगे तो मारेंगे एकदम, धड़ाक मारेंगे बढ़िया से एकदम। और इब्राहिम लोदी का सेना बहुत बड़ा था और राजपूत सब का सेना बहुत छोटा था, लेकिन इतना दौड़ा के मारे कि ये सब भाग गया युद्ध छोड़ के। और इब्राहिम लोदी के बेटा के माने कि राजकुमार था उस टाइम पे, उसको अथी किडनैप भी कर लिए राणा सांगा, और उसको अथी मांगे फिरौती का रकम और बहुत पैसा लिए, तब उसको राजकुमार पे छोड़ा जाता है। लेकिन बाबर आता है तो सबको समाप्त कर देता है फिर। तो राणा सांगा के बीच पहला युद्ध लड़ता है 1517 में ही। 1517 में ही बाप मरा है अभी, लेकिन देखो युद्ध लड़ लिया। अभी अपने जनता को देखना चाहिए, अभी अपना गद्दी पे नया नया बैठा है, अभी काका हमको करना चाहिए, अभी ध्यान से इसको बैठना चाहिए था बढ़िया से। लेकिन आक्रमण करेंगे बाबू, चल गए राणा सांगा से भिड़ने। अब इधर उधर करता था ना, डायरेक्ट राजपूत से लड़ने चल गया। अब किससे लड़ गया? राणा सांगा से। मेवाड़ के राजा थे। कहाँ के? मेवाड़ के राजा थे। उससे में मुंह के खा के आ गया फिर बेचारा, और उन्हें तो फिरौती की रकम भी दिया। और इतना रकम दिया कि इसका दिल्ली सल्तनत के पूरा पैसा के एकदम जितना अर्थव्यवस्था सब खाली हो गया इसका। फिर ये एकदम कसम खा लिया था कि इसको तो राणा सांगा के हराएंगे। अभी एक साल खूब पैसा वैसा बटोरा, टैक्स उक्स बढ़ा के, और एक साल में पूरा पैसा बटोर के फिर 1519 में उनसे लड़ने चल गया। अब वो अबरी जौन गाँव में लड़ा, उसका नाम था धौलपुर। कौन सा गांव था? क्या होगा? फिर ही लड़ाई करिया, फिर हार गया बेचारा। अब इतना अबरी हार गया, ऐसा हारा कि इसको एकदम दौड़ा के आगरा के कोई छोटा सा क्षेत्र बसता है वहां तक दौड़ा के मारे, और इसके अंदर दिल्ली सल्तनत तक पूरा हेल के उसका कब्जा लिए क्षेत्र। कौन? राणा सांगा। लेकिन 1517 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था खतौली का युद्ध, उसमें राणा सांगा के तलवार से वो हाथे कट गया था, दायां हाथे कट गया था पूरा। इसलिए कभी भी इनका मूर्ति देखेगा ना तो ये वाला हाथ नहीं रहेगा, और एगो पैरों नहीं था, काहे कि उसी युद्ध में इनको अथी लग गया था, तीर लग गया था। तो एक हाथ से लांगड़ और एक हाथ से लूट। ऐसे नहीं बोलिए मैंने कि अपंग होते हुए भी 1519 में कौन सा युद्ध किए? धौलपुर के युद्ध किए, और फिर हरा दिए। और अबरी हरेबे किए
और इसका आगरा के सीमा तक पहुंच गए, वहां तक हथिया लिए अपना क्षेत्र और अपना क्षेत्र बढ़ा लिए। अब इस युद्ध में भी कौन पराजित हो गया? पूरा पढ़ते हैं, बड़ा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। राणा सांगा ने लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित करने के बाद धौलपुर में इब्राहिम लोदी को हराया, यानी दोनों युद्ध में हराया। राणा सांगा की सीमाएं आगरा के भीतर तक विस्तारित हो गई, यानी कि इसका परिणाम क्या निकला? एकदम आगरा तक घुस गए राणा सांगा। राणा सांगा फिर बाबर भी आएगा ना, तो उससे भी लड़ाई करेंगे। राणा सांगा याद रखिएगा कहाँ के राजा हैं? इब्राहिम लोदी राणा सांगा से कितना युद्ध किया? कब? 17 में कौन सा? 19 में कौन सा? अब आगे का हुआ तो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खां, इब्राहिम लोदी के काम से असंतुष्ट था। कौन था? दौलत खां। और इसी के एक चाचा थे आलम खान। कौन थे? चाचा थे। और दौलत खां पंजाब के क्या थे? गवर्नर, इक्तेदार समझिए, इक्तेदार थे, राज्यपाल थे। कौन थे? दौलत खां। इसके काम से जो भी काम कर रहा था, इतना अर्थव्यवस्था खाली हो गया, फिर भी धौलपुर में ही लड़ाई कर लिया। और बेर बेर जीते तब न जी, हार जा रहा है, जीतेगा तब ना कुछ फायदा होगा, हड़प के कुछ लाएगा। हार के आ रहा है और तो उसको दे के आ रहा है, वहां से कुछ ना कुछ दे के आ रहा है, तो एक से कौन संतुष्ट रहेगा? मान लो मोदी जी आक्रमण करवा दिए चीन पे, और बेर बेर हमने के सेना कभी 1000 मारा जाए, कभी 2000 मारा जाए, तो हम खुश रहेंगे? न रहेंगे। तुरंत सत्ता पलटवा के दूसरा को बैठा देंगे, है कि नहीं है? तुरंत विरोध होने लगेगा कि काला भेज रहे भाई, मारा जा रहा है तो। लेकिन ऐसे करे कि यहाँ से हमने सेना भेजे, 1 लाख रुपए, 1 लाख सेना भेजे और पूरा चीन पे कब्जा कर ले, तो मोदी जी कितना बार जीतेंगे? जब तक न मरेंगे तब तक प्रधानमंत्री वही रहेंगे, फिर नहीं होगा। इसे माने खुश हो जाएंगे। लेकिन एक से जितना जनता था और जितना इक्तेदार थे, सब असंतुष्ट थे। और इनके चाचा तो कहीं के कुछ नहीं थे, लेकिन इसके चाचा चाहते थे कि हम यहाँ के सम्राट बने, लेकिन एक बेटवन बन रहा है, हमारे भाईबन के बेटवन बन रहा है। अभी कैसे सोच रहे थे कि कैसे एक गद्दी से हटावल जाए। अपने आदमी पैर खींचता है, जब आगे बढ़ने लगो ना तो अपने आदमी खींचेगा। अब एक खींचल गया। अभी सबके पता चलता है कि अफगानिस्तान में एगो अति शासक है बाबर, लड़ाई करता है वो सब बड़ी, ओकरा कहीं फरगना एगो जगह है, फरगना, यहीं का शासक हुआ करता था। लेकिन ये काबुल जाता है ना, काबुल फरगना के शासक था बाबर में अपना शासन करता था। लेकिन काबुल उसको पसंद आया, सोचा कि काबुल पे चलो हम आक्रमण करके हथिया लेते हैं, हथिया भी लिया। लेकिन जब यहाँ काबुल में रहने लगा, तब यहाँ पे विद्रोह हो गया। जब यहाँ पे विद्रोह शांत करने गया तो काबुल में हो गया। दोनों जगह का उसका सत्ता हाथ धो गया, कहीं का वो नहीं रहा, ना घर के ना घाट के। धोबिया के गदरवा जैसा हाल हो गया बेचारा के कर बाबर के। अब ऐसा हालत हो गया और उसका सेना थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी वो विद्रोह शांत नहीं करवा पाए। कहाँ फरगना और काबुल, दोनों जगह से वो हाथ धो गया। अब यहाँ पता चलता है दौलत खां को और आलम खां को कि अभी जो बाबर है उसका ऐसा हालत है, अगर हम उसको यहाँ बुलाए और उसके पास तोप सब है, आज तक सब तीरे धनुष से लड़ाई किया और तलवार से, लेकिन पहला युद्ध होगा 1526 ईस्वी में जिसमें तोप का यूज किया जाएगा। अब उस युद्ध में युद्ध तो अभी बाद में होगा, ये दोनों बुलाते हैं बाबर को कि उसको हम यहाँ बुलाते हैं कि आओ हमारे राज्य में, यहाँ एगो पगला बैठल है, इसको मार के भगा दो, यहाँ पे अपना कब्जा कर लेना, या फिर हमनिए के सौंप के तुम चल जाना कहीं, पैसा वैसा दे देंगे। ये सब सोच रहे थे कौन कौन? आलम खां और दौलत खां। और ये दोनों आमंत्रण देते हैं उसको, किसको? बाबर को। अब बाबर आता है काबुल से, जब आया तो पहला युद्ध लड़ा उससे, किससे? इब्राहिम लोदी से। पानीपत, दिल्ली के बगलवे में है पानीपत। पानीपत के पहला युद्ध हुआ कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये कैमा युद्ध कर रहा है? दिल्ली के बगलवे में पड़ता है। हरियाणा तो क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन दिल्ली के जस्ट बगलवा में पड़ता है। भले क्षेत्र पड़ता है, हरियाणा जिला है, लेकिन पड़ता है बगलवे में दिल्ली के। इस यहाँ पे लड़ाई हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और उत्तरी भारत में बाबर अपना कब्जा जमा लिया और इब्राहिम लोदी उस युद्ध में मारा गया। और यह पहला सुल्तान हुआ जो युद्ध में मारा गया था। यह इस युद्ध में पहला बार, यही सब लिखल है, इसमें पहला बार तोप का यूज किया गया था। और इनके 2 तोपची बहुत फेमस हैं। और कभी कभी पूछता भी है, सवाल भी पूछता है कि कौन कौन, फिल्मियों भी देखे होंगे उसमें,
फिल्मिया देखे हैं? नहीं देखे हैं? पानीपत का युद्ध नाम है उसका शायद लगता है। अरे उसके ओकरा में ये है जी, शायद ये है संजय दत्त है शायद, संजय दत्त और पानीपत नाम है, अग्निपथ और कुछ नाम हो, फिल्म का नाम नहीं याद है, आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके है, हम देखे हैं। उसमें 2 तोपची, उड़िया में हीरो पे मत जाइए आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए कौन हीरो कौन बदमाश है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लोधी लड़ा और कौन लड़ा? बाबर लड़ा। कौन जीता? बाबर जीता। अब बाबर के कैसे लड़ने लगा इससे? बाबर से कैसे लड़ने लगा? बुलाया कौन कौन? अब हम मान लीजिए आप हैं उधर बाबर हैं और हम हैं दौलत खां और हम ही मान लो कि 2 आदमी हैं, हम बुलाएं आपको कि वहाँ से आप आइए ना, बहुत मजबूत सेना वाला आप हैं, आप आइए ना, हमारे यहाँ पे भतीजा है वो है, उससे कोई संतुष्ट नहीं है। अगर आप यहाँ आके इससे युद्ध करते हैं, अगर आप जीत जाते हैं तब आपको पूरा जनता आपको सपोर्ट करेगा, सब जनता इससे असंतुष्ट है। अब वो आता है सुन के, काहे कि दोनों क्षेत्र जो फरगना था और काबुल था वो दोनों से हार गया था बेचारा। अब यहाँ भारत पे आता है आक्रमण करने, बुलाता कौन कौन है? दौलत खां और आलम खां, ये दोनों मित्र बन के बुलाते हैं बाबर के, यानी ये दोनों दोगलाई कर देता है इब्राहिम लोदी से, धोखा दे देता है इब्राहिम लोदी के, और किसके साथ मिल जाता है? बाबर के साथ मिल जाता है। और जब ये होता है युद्ध तो इसमें बाबर जीत जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, और इब्राहिम लोदी उसमें मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? तब पहले ये सब युद्ध लड़े के उतना नीति नहीं जानता था इब्राहिम लोदी। ये सब ये अपना सेना के पूरे एकदम फैला दिया, इसे लंबे एकदम घोड़ा सजा दिया, आगे पैदल सैनिक सजा दिया पूरा, लेकिन वो बाबर अपना दिमाग लगाया, तोप लेके आया था, सब तोप घोड़ा हाथी सब लेके आया था, और सेना भी लेके आया था, सेना बहुत बड़ा था उसका। वो अपना पहले किया कि सबसे पीछे एकदम ऐसे एकदम चाप के अनुसार एकदम सजा दिया पूरा तोप के सबसे पीछे, फिर हाथी वाला सेना सजाया, फिर अपना पूरा पैदल सेना सजाया, और जब ये आक्रमण करे आया यहाँ पे तो इधर से भी घेरा गया, इधर से भी घेरा गया, और मार के तोप से यहाँ पर एकदम सबके ठिकाना लगा दिया यहाँ पे। अब इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी भी मर गया। कौन मर गया? इब्राहिम लोदी। तो ये बाबर यहाँ पे दिमाग से लड़ा था, और दिमाग से लड़ा ये अपने सेनापति के बदौलत। 2 यहाँ पे प्रसिद्ध तोपची थे, कौन कौन थे? उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा। उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा, ये 2 व्यक्ति थे जो तोप चलाने के लिए सबके ऑर्डर देते थे कि थोड़ा सा दाएं मोड़, थोड़ा सा बाएं मोड़, थोड़ा सा ऊपर उठाओ, अब तोप एकदम छोड़ो यहाँ से, जाके तुम डायरेक्ट सेना के बीचे गिरेगा तो सब भिगाएगा वो एकदम उधर। तो ये सब माने कि बड़ी अनुभवी तोपची था, ऐसा तोप चलाने वाला को तोपची कहते हैं। तो इस युद्ध में ये दोनों के कारण भी जीत जाता है बाबर, और यहाँ पे कौन सा वंश स्थापित होता है? मुगल वंश स्थापित होता है, और यहाँ से मुगल वंश यहाँ कब स्थापित होगा? 1526 में, और 1526 से लेके 1857 तक लगातार हमने का मुगल वंश पढ़ना है, एक भी कोई भी वंश नहीं आएगा। फिर आपको यहाँ इतना साल लगभग आपको 300 साल पढ़ना है, कौन सा वंश? मुगल वंश। अगर हम मुगल वंश चालू कर दे तो लगातार कितना वंश पढ़ावे पड़ेगा? 300 साल का इतिहास, और डायरेक्ट हम ही पहुँच जाएंगे फिर आधुनिक इतिहास में। लेकिन फिर आपको ना फिर सिलसिला समझ में आएगा, ना आपको भक्ति आंदोलन समझ में आएगा, ना सूफी संत के आंदोलन समझ में आएगा, ना आपको विजयनगर साम्राज्य फिर पढ़ पाएंगे, ना ही आप अधिक पढ़ पाइएगा, बहमनी साम्राज्य सब पढ़ पाइएगा। इसलिए जब मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाए थे ना, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे विद्रोह हो रहा था, और विद्रोह में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य 2 साम्राज्य उभर के आता है। अगर आपको मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाते समय वो दोनों साम्राज्य पढ़ाने लगते तो वो सबके बड़ी वंश ये सब ज़्यादा है, वो सब पढ़ाते रहते तो फिर वो मोहम्मद बिन तुगलक से लाइन टूट जाता, हम लोग फिर तुगलक वंश बढ़िया नहीं पढ़ पाते। इसलिए आपको बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य ये सब आपको अलग छोड़ दिए थे, ये पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म करके फिर आपको ये 2 साम्राज्य ये पढ़ा दिया जाएगा। फिर आपको कुछ भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन है, ये दोनों पढ़ा देंगे, और फिर कुछ छोटा मोटा क्षेत्रीय राजवंश था, जैसे राणा संगा मेवाड़ के हैं, वैसे ही धौलपुर ये सब कहीं के भी हैं, ये सब पढ़ना है। कश्मीर के बारे में पढ़ना है, ये सब छोटा छोटा जो चीज़ है ये सब पढ़ लेंगे, ये सबसे सवाल भी पूछता है। ये सब पढ़ने के बाद फिर कौन सा वंश चालू करेंगे? मुगल वंश। और फिर कब खत्म करेंगे? 1857 में। अब 1857 के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो ऐसे अब चलेगा। तो अगला बार हम लोग कौन सा चीज़ पढ़ेंगे? विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? विजयनगर साम्राज्य। फिर कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। उसके बाद सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन ये सब पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ये सबसे मनोबल बढ़ता है ना जी, कि चलो इतना लाइक मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, व्यूज आ रहा है, तो चलो और वीडियो बनाते हैं।
न मिलता तो थोड़ा सा अंदर चला जाए, व्यू जा ही नहीं रहा है, छोड़ो पावन है ना। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लोग भी अगर यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो जाके आप लोग भी कम से कम कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तब। यहाँ पर हमारे मुंह के सामने तो बड़ाई कर नहीं सकते हैं आप लोग, इसलिए जाके कम से कम कमेंट में बड़ाई कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। उतना रिवीजन करना हो तो वीडियो देख के रिवीजन कर लीजिएगा। आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।